आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, ग्लोबल संकेत कमजोर। रूस और यूक्रेन के तनाव से डाउ जोन्स में रही इस साल की सबसे बड़ी गिरावट। नैस्डैक भी 3% फिसला। सुबह एशियाई बाजार और एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे। क्रिप्टो मार्केट्स में 8 से 10% की तगड़ी गिरावट। रूस यूक्रेन तनाव पर कंफ्यूजन के बीच गोल्ड की चमक बढ़ी। 8 महीने की ऊंचाई पर कॉमेक्स गोल्ड। घरेलू मार्केट्स में सोना 50,300 रुपए के ऊपर। अंबुजा सीमेंट्स ने पेश किया अनुमान से कमजोर नतीजे। चौथी तिमाही में करीब 50% घटा मुनाफा। आय में 6% की बढ़त, लेकिन मार्जिन्स पर तगड़ी चोट। एक हफ्ते में 2% से ज्यादा फिसला है शेयर। और भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनियों को 25 साल के लिए फ्री ट्रांसमिशन सुविधा। सरकार ने किया पॉलिसी के पहले चरण का ऐलान। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह बोले, भारत बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट हब। चलिए, शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और वो जो टसल की मैं बात कर रहा था बुल्स और बियर्स के बीच में, वो कंटिन्यू होती हुई। कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं है और वो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं टसल एग्रीवेट होती हुई। कल भी उठापटक के बीच कामकाज हुआ। कल भी एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आया, उस दायरे की जिसकी बात हमने कल सुबह मॉर्निंग कॉल में इसी शो में करी थी। उसी लेवल्स के बीच में, उन्हीं स्तरों के बीच में बाजार सिमट के रह गया और 17,300 के आसपास के जोन्स पर क्लोज होता हुआ नजर आया। रिलेटिवली काम कह लीजिए वो कल का एक्सपायरी का सेशन था। और आज हफ्ते के आखिरी दिन, एटलीस्ट अगर आपने रात में या सुबह उठते से संकेत देखे हैं तो फिर से गड़बड़ाते हुए वो संकेत आपको नजर आएंगे। यूएस मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। अक्रॉस बेंचमार्क्स पेन और तगड़ा पेन। 0.25% से फिर से 3% तक का दबाव अक्रॉस यूएस बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा कि डाउ की इस साल की सबसे बड़ी गिरावट, वो 600 पॉइंट से ज्यादा की डाउ में कमजोरी। और वो इंट्राडे चार्ट्स देखिएगा, जहां खुले थे उसके बाद सस्टेन्ड सेलिंग और फाइनली दिन के लोज पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। क्या दिक्कत थी? यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टर्स कहा जा रहा है डंप कर रहे हैं रिस्की एसेट, जो रिस्क ऑफ ट्रेड्स की हम बहुत दिनों से बातचीत कर रहे हैं। और कल फिर से वो रशिया यूक्रेन संकट, वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बहाना बने और इसीलिए इस तरह की डंपिंग होती हुई नजर आई। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पर आ जाएगा हमने डाइजेस्ट क्या किया और एक्चुअल सेशन में हुआ क्या। हम दबाव डाइजेस्ट करके गए, पर डाउ में 200 पॉइंट की कमजोरी फ्यूचर्स के थ्रू हमने डाइजेस्ट करी थी। एक्चुअल सेशन में 600 पॉइंट से ज्यादा का दबाव। ऐसे ही नास्डैक जो डाइजेस्ट किया था उससे तो कहीं ज्यादा 2.5 गुना से ज्यादा कमजोरी। 120 पॉइंट डाइजेस्टेड, 400 पॉइंट का दबाव। और आज सुबह कोई रिस्पाइट नहीं है, दोनों बेंचमार्क्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कल के उस मैसिव सेल ऑफ के बाद एक यूएस में रिकवरी वाला सेशन था, नहीं हुआ ऐसा। बाकी के बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हां, इन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, इन अनसर्टेन एनवायरमेंट में 2 चीजों पर नजर है। कच्चा तेल, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन संकट क्राइसिस बढ़ रहा है तो उबाल आ गया। 93 के नीचे है क्रूड लकीली, पर उसके सामने सोना जो है अब $1,900 के ऊपर। आपको इन्हीं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, इन्हीं रिस्क, इन्हीं अनसर्टेनिटीज के बीच में उसकी शाइन बढ़ रही है। एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पर आएगा और फिर आएगा हमारा एसजीएक्स निफ्टी। खराब ओवर द नाइट क्यूज गैदर करें हमने,
तो लार्जली एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर दबाव झेलते हुए, और इसी तर्ज पे आधे से 3/4% एशियन इंडिसेस में दबाव है, इसी तर्ज पे भारतीय बाजार भी शुरुआत करेंगे। हम भी आधे % की कमजोरी के साथ, कल 17,300 पे बंद हुए थे, आज 17,200 के नीचे स्लिप होने की हम शायद कर रहे हैं तैयारी। और जब से एसजीएक्स निफ्टी खुला है, वो डॉक्टर साहब ने बढ़िया से इंटरडे दिखा दिया। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन वो प्रेशर जो है एसजीएक्स निफ्टी का थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ। तो ब्रेसअप करिए एक और चैलेंजिंग सेशन के लिए। इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा, अब मैं कहूंगा चैलेंजिंग सेशन। और नीरज जी बताएंगे ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, वीरू समझाएंगे कैसे इस मार्केट्स में फिर हम लोग को स्ट्रैटेजाइज करना है हफ्ते के आखिरी दिन। और ये जो जियोपॉलिटिकल का, अब वो फेड की बात छोड़ देते हैं, फेड तो लिंगरिंग वरी है, ना किसी को पता है क्या होगा। मेरे ख्याल से एक इवेंट निकलेगा तब जाकर राहत आएगी, उससे पहले वो तलवार लटकी हुई है। पर अभी इस समय क्राइसिस वो यूक्रेन रशिया उसकी अनसर्टेनिटी की है। कल का चेन ऑफ इवेंट्स बताता हूं आपको। एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि रशियन मिलिट्री ने अनाउंस करा है विड्रॉल एनेक्स्ड क्रीमिया से। अच्छी खबर थी भाई, रशियन मिलिट्री विड्रॉ कर रही है। उसके बाद यूक्रेन ने एक्यूज करा प्रो रशियन सेपरेटिस्ट्स को कि बॉर्डर के पास उन्होंने एक विलेज को, एक गांव को अटैक किया। उसके बाद देर शाम हमारे समय अनुसार यूएस से खबर आती है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब कहते हैं सारे इंडिकेशंस हैं रशिया प्रिपेयर्ड है यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर पे जाने के लिए। जो थ्रेट है रशियन इन्वेजन की यूक्रेन में बहुत हाई है, और मेरी कोई योजना नहीं है पुतिन साहब से फोन पे बातचीत करने की। इस तरह के वाद विवाद, इस तरह की कमेंट्री के बीच में कल यूएस मार्केट दरअसल फाइनली पैनिक कर गए। तो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, गांव पे अटैक हुआ नहीं हुआ, ये बाइडेन साहब क्यों एकदम से इस तरह के एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये कि सब अपनी रोटी सेक रहे हैं या कुछ वाकई दिक्कत है, नीरज जी समझ लिया जाए। नीरज जी भाई ये हो क्या रहा है, आप बॉर्डर पे जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? क्लैरिटी रहेगी हम लोग को, किसी से चलाई कि नहीं चलाई गोली। आप मेरा तत्काल वीजा लगवाओ, हाँ। टिकट कराओ, ये सब डायलॉग मारे, पता मैं दे तो सकता नहीं पैसा, और ये जाएंगे है नहीं वहां नहीं। अगर आपने वीजा लगवा दिया, टिकट करा दिया, मैं शाम की फ्लाइट पकड़ के यूक्रेन चला जाऊंगा, कीव में। रशियन वोडका के बाद पता नहीं रिपोर्टिंग कैसी होगी। नहीं, मैं बिल्कुल बॉर्डर तक जाऊंगा, मैं जहां पे है क्राइमिया के इलाके में सब घूमूंगा, मैं बढ़िया रिपोर्टिंग करूंगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या लफड़ा है भाई? अब जो चेन ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं वो हुए क्या, जैसे कहा गया कि वो एक हमला कर दिया कहीं पे, बम फटाइए। तो हम लोगों ने पहले हमको बताया था कि जो एक बॉर्डरिंग इलाका है डैसजैक वाला, वहाँ पे विद्रोही हैं जो कि यूक्रेन के अंदर ही लड़ते रहते हैं, वो रशियन सपोर्टर्स हैं। उस जगह लड़ाई चल रही है, मतलब वो तो आप उसको कह सकते हैं इंटरनल झगड़ा है, लेकिन वो सब रशियन सपोर्टर है। और ये रशियन न्यूज एजेंसी कह रही हैं कि वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, तो उसको ही एलिवेट करके बता दिया गया कि वहाँ पे हो रहा है। और ये सच है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, रशियन न्यूज एजेंसीज कह रही हैं। इस बात की तस्दीक वहाँ के दूसरे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स उन्होंने भी की कि वहाँ पे एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से एक माहौल ऐसा बना कि हाँ भाई थोड़ा डर हो सकता है कि क्या हो सकता है, किसी ने। अब क्या हुआ, दोनों लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट कर लिए। पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से कि नेटो को की सदस्यता कभी नहीं मिलनी चाहिए यूक्रेन को, एक शर्त। दूसरी शर्त है कि जितने बाकी जो कंट्रीज़ के लोग बॉर्डर पे अपनी जमावड़ा करके खड़े हैं उनको वापस जाना होगा। अब ये दो शर्त जो थी, इनको व्हाइट हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये नहीं मानी जाएंगी। इसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, और एक डर जैसा स्थिति बनी हुई है। ये जो मोर्टार से हमले हो रहे हैं वो वहाँ के विद्रोही लोग कर रहे हैं। तो अब ये रिजेक्शन के बाद कि नेटो के मेंबर बन सकते हैं, वो बॉर्डर से नहीं हटेंगी सीमाएं, झगड़ा बढ़ गया है। इसीलिए मार्केट में एक पैनिक है। कल 3 वीक के लोस पे तीनों इंडाइसेस चले गए यूएस के। अब इसको हल क्या निकलेगा भविष्य के गर्भ में है, हम लोगों किसी को नहीं पता क्या हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता कि क्रूड क्यों नहीं गिरा, वो चढ़ा। फिर क्रूड को तो इस पे $100 पहुंच जाना चाहिए था, क्रूड 92 पे आ गया, फिर कल 2% करेक्ट हुआ है। दरअसल क्या है, देखिए ये बड़े पर्सपेक्टिव में समझिए कॉन्टेक्स्ट इसका। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा न होने के बावजूद इतनी इंटेंस हो चुकी है कि फ्रांस ने कहा है कि हम अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने बंद कर दिए थे, हम दूसरी एनर्जी से हम उनको रिवाइव करेंगे, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी कम होगी फॉसिल फ्यूल पे, पेट्रोल डीजल गैस इन सब पे, तो हम उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे अब।
तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है वहाँ पे कि जिसकी वजह से लगता है कि बहुत दिक्कत है। यूएस में रिग्स की संख्या बढ़ गई है, यानी वो और सप्लाई इन्हेंस करना चाहते हैं। तो यूरोप को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर रशिया की तरफ से कोई दिक्कत हुई एनर्जी क्राइसिस, तो फिर हम अपने अपने पुराने तरीकों में जाएंगे। मैं इसको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कल नहीं होने वाला है, लेकिन मानसिकता ये बन चुकी है कि ये जो लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, ये शायद थोड़ा लंबा खींचेगा। इसीलिए मार्केट गिर रहा है, क्रूड 90 थ्रू पे बहुत ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही, और ईरान डील एकदम क्लोजर पे खड़ी है। किसी भी समय वो डील डन हो जाएगी तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी, इसलिए क्रूड नरम है। और ठीक है भाई, इतने सारे मूविंग पार्ट्स, रखिए नजर, ये कंसर्न्स जो है थोड़ी सी और लिंगर करती हुई। और वीकेंड है तो फिर कौन रिपोजिशन लेगा? ये बात भी ठीक है। लेगा कौन? वो छोड़ेंगे, डीआई बेचारे लेंगे। किसी को तो लेना ही पड़ेगा। कल 1200 करोड़ पे फिर दे दिया उन्होंने, डीआई ने 900 करोड़ की खरीदारी करी। ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्योंकि मैंने कहा था सारे रिस्क एसेट्स की बहुत पिटाई हुई है, तो क्रिप्टो करेंसीज भी कल 9% के आसपास, वो बिटकॉइन, इथेरियम सब पिटते हुए नजर आए थे। चलिए वीरू के पास चला जाए और वीरू की सुबह की कमेंट्री कल सुबह की। बहुत रेंज बाउंड डेटा है, एक्सपायरी के बावजूद उनका कहना था रेंज को ही प्ले करना है। रेंज क्या थी? 200, 236 नीचे, 450, 500, 510 ऊपर। जब तक इन दोनों मार्कर्स में से कहीं डिफाइंड मूव ना आए, तब तक कोई बड़ा मूव की तैयारी नहीं होगी। इस रेंज को अगर आप प्ले कर सकते हैं तो रेंज प्ले करिएगा। कल का डायरेक्टर साहब ने निफ्टी का इंटरडे लगाया है, उसमें छोटा छोटा हाई और लो लिखा है। कल के लोज थे 235, वही 236 जिस रेंज की नीचे की तरफ बात हुई थी। कल के हाईज थे 442, 450 के ऊपर के जोन्स की पहला लेवल था। बिल्कुल उसी दायरे में सिमट के रह गया कल का ये बाजार और 17,300 पे हुआ क्लोज। वीरू वो बिल्कुल प्रिसाइसली उन्हीं डिफाइन, मैं देख रहा था दिन भर, नीचे के लेवल से वहीं छू के घूमा, ऊपर वहीं ठंडा पड़ा। आज के लिए सेटअप कैसा है जब नीरज जी थोड़ा डरा रहे हैं ग्लोबल संकेतों के नाम पर? नहीं सच बता रहे हैं, डर तो लगेगा ना। जी हाँ, डर तो मेरे को भी सुन के बैठ के यहाँ लग रहा था, लेकिन अगर उस डर से पहले मैं आशीष डेटा पे फोकस करूं, देखिए कल एक्सपायरी डे था, ठीक है। कल एक्सपायरी डे पे हमारा जोन एस्टेब्लिश था, ऑप्शन राइटर्स ने बता रखा था कि यहाँ पे ये होगा, वो हुआ। लेकिन आज एफआईज की सेलिंग, डीआईज की बाइंग और एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स के अगर आप आंकड़े देखें, उसको पहले देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। एफआईज ने अगर आप देखें करीब करीब 1242 करोड़ रुपए बेचा, 901 करोड़ रुपए डीआईज ने बाई किया। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने बाय किया 900 करोड़ रुपए का और लॉन्ग किया आशीष यहाँ पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स 900 करोड़ रुपए का खरीदा, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट। डेटा एफआईज का डेरिवेटिव्स में अच्छा है, कैश में सेलिंग है, डीआईज की अगर आप देखें बाइंग। लेकिन मेरे को दो चीजें यहाँ परेशान कर रही हैं आशीष, और वो है एक तो डाउ की क्लोजिंग, अगेन एक बहुत गलत ट्रेजेक्टरी में, गलत अंदाज में डाउ बंद हुआ है, यानी रिस्क फैक्टर है। और दूसरा हमारा बैंक निफ्टी, जो कि एक्सपायरी डे में आपके जोन के नीचे बंद हुआ है, मतलब निचले क्लस्टर में बंद हुआ है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। और दूसरी चीज है एक 10-20 का नेगेटिव क्रॉसओवर बैंक निफ्टी में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। देखिए मेरा जोन था 17,200 आशीष, कि बैंक निफ्टी के लिए 17,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अब हो क्या रहा है कि 17,500, 17,400 और 17,300 पे कॉल राइटर्स काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है एक शुक्रवार की मॉर्निंग में। 17,200 के नीचे अगर याद रखिएगा स्पॉट स्लिप होता है आशीष, तो एक शॉर्ट ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, जो माहौल है आज का देखते हुए। शॉर्ट ट्रेड, और उसको शॉर्ट ट्रेड को चेक करते रहिए अगर आप करें तो याद रखिएगा लेवल्स आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, जो कि बेस जोन है। 17,200 के नीचे पहला जोन खुलता है करीब 149 का, और उसके बाद 108 के बाद एक लेवल आता है 17,060, यहां तक का स्कोप आपको मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ पे आपको अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये लेवल होल्ड हुआ तो यहां से पुल बैक आएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर 17,000 वॉलेट होता है तो एक्सट्रीम पेन भी होगा। तो सुबह जो आप शॉर्ट लें तो आपको 17,060 पे और 17,000 पे उसको चेक करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी आशीष ज्यादा दिक्कत में है, और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक पड़ा है,
ये एक्सपायरी डे के दिन लोवेस्ट जोन पे बंद हुआ। याद रखिएगा 37,500 के नीचे बैंक निफ्टी में पेन है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आशीष 37,370, वो है सेकेंड लास्ट ड्यू एवरेज, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो स्लिप होता है तो आपको एक अच्छे शॉर्ट का मौका मिलेगा टुवर्ड्स 37,000 या फिर 36,940, 36,840 के जोन के लिए। तो ऐसे अप्रोच कीजिए आज के सेशन को शॉर्ट ट्रेड्स के साथ। लेकिन फ्राइडे फैक्टर है, जो दो मैंने लेवल्स बताए 17,000, 17,060, उसको क्लोजली मॉनिटर करिएगा आशीष। तो भाई डेटा अच्छा लगा जब वीरू बोल रहे थे डेटा एफआईएस का डेरिवेटिव में अच्छा है, डीआईएस कैश में खरीदारी कर रहे हैं, पर सारा मूड बिगड़ गया जो यूएस मार्केट ने कल क्लोज दिया, डाउन ने कल क्लोज दिया। उसके बाद थोड़ा से टफ रीजन्स को हिट करने की तैयारी हो सकती है। शायद आज बिकवाली करने के इस बाजार में मौके हों। बिकवाली के मौके कब आएंगे? जब 17,200 के नीचे आपको निफ्टी स्लिप होता हुआ नजर आए, तो शायद प्रेशर बढ़ने वाला है, आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। वीरू सुन तो आपको रोज रहा हूं, दिख कब रहे हो आप फाइनली? मंगलवार अब चक्कर ये है ना, बोलने और सुनने में भी तो एफर्ट उतना ही लग रहा है ना। चक्कर नहीं, एफर्ट की तो कोई कमी है ही नहीं आपकी तरफ से, तो हम लोग ने कभी कहा ही नहीं, वो तो दिख नहीं रहते इसलिए पूछा। मंगलवार सुबह। ठीक बात। अच्छा, हर्षदा से जान लिया जाए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कुछ खबरें आनी शुरू हुई? थोड़ी बहुत, और जो लास्ट दिग्गज नतीजे का इंतजार था वो भी पूरा हो गया। अंबुजा सीमेंट के नंबर्स आ चुके हैं। उस पर अगर आप ध्यान दें तो मुनाफे में प्रेशर देखने को मिला है, करीब 49% तक की गिरावट देखने को मिली है। 250 करोड़ के आसपास का मुनाफा, अनुमान था कि 440 करोड़ के आसपास का यह मुनाफा आएगा। रेवेन्यू में 6% तक की वृद्धि देखने को मिली है इस क्वार्टर में। यह आंकड़ा 3735 करोड़ पर आया, और एबिटा पर भी प्रेशर रहा है। इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि करीब 568 करोड़ पर आता हुआ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे मैंने कहा, हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दरअसल पावर और फ्यूल कॉस्ट इस तिमाही में कंपनी के काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। और वॉल्यूम्स इन लाइन ही है, 7.1 मिलियन टन का वॉल्यूम और 7 मिलियन टन का अनुमान था। तो ये बात हुई अंबुजा सीमेंट की, ज्यादा कुछ एक्साइटिंग है नहीं। दूसरी तरफ जो खबर हमने आपको कल सुबह में दी थी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को फाइनली फर्स्ट फेज को मंजूरी मिल गई है। साल 2030 तक सरकार ने कहा है कि 50 लाख मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन ये टारगेट कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट करने का प्लान रहेगा। एक एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश यहाँ पर भारत में की जाएगी। तो इसमें कुछ स्टॉक्स फिर से मैं रीइटरेट कर रही हूँ। एल&टी, क्योंकि दिसंबर 2021 में ही एल&टी और रिन्यू एनर्जी ने एक टाई अप किया था ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्पेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। EIL पर भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि EIL ने कहा था कि वो ग्रीन एनर्जी एरिया में उतरेंगे, और यहाँ पर कई सारे कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स पे दरअसल कंपनी काम कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े हुए। तो ये एक और एडिशनल ट्रेड है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। हैल को थोड़ा सा टैक्स राहत मिली है, करीब 710 करोड़ का टैक्स रिफंड इनको मिला है। R&D खर्च इन्होंने किया था, उसके चलते टैक्स रिफंड इनके हाथ लगता हुआ, तो एक और पॉजिटिव कंपनी के लिए। लुपिन की ओर से एक अपडेट आ रहा है। सोलोसेक की एक दवा है जो इनफैक्ट बैक्टीरियल वर्जिनाइसिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। बड़ा मार्केट है इसका, US FDA से अप्रूवल मिल चुका है इस पर्टिकुलर ड्रग को। बजाज ऑटो रेडार पर रखिएगा। हम सब कई ऑटो कंपनियों की बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक बिजनेस में उतर रही हैं या फिर उतरेंगी, बिजनेस को स्केल कर रही हैं। और कंपनी ने जो चेतक को अब EV बनाया है, उसको लेकर कंपनी कह रही कि अपने नेटवर्क को वो बढ़ा रहे हैं। एट द मोमेंट डिमांड अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इस नेटवर्क को बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 12 नए शहरों में वैसे भी 2022 में कामकाज शुरू हो चुका है। इन्होंने अपनी नेटवर्क को और बढ़ाया, तो वहां पर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे। करीब करीब 300 करोड़ का कंपनी ने कह दिया है कि EV बिजनेस में वो निवेश करते हुए दिखाई देंगे यहां से आगे, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे जरूर। नेवली लिग्नाइट के नंबर्स आए, इनकम में 8% तक का इजाफा, प्रॉफिट में करीब 35% तक की वृद्धि देखने को मिली है, तो वो स्टॉक भी आज आप रेडार पर रखें। जयश्री टी लॉस से मुनाफा दिखाने में कामयाब, करीब 24 करोड़ का मुनाफा आया है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। हालांकि इनकम के लिहाज से बहुत ही फ्लैट क्वार्टर रहा। ठीक है, तो रिजल्ट्स पे कुछ स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर बता देता हूं आप लोगों को। एस्कॉट्स की आज बोर्ड मीट है,
वो जो क्यूबोटा कॉर्पोरेशन को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देना था उस पर विचार विमर्श, और फिर वो कैपिटल रिडक्शन स्कीम पे भी बोर्ड विचार करेगा। हैटसन एग्रो की बोर्ड मीट है, ये सोलर एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट्स करने थे उस पर शायद नॉट आता हुआ नजर आए बोर्ड की तरफ से। साथ साथ नए रीजन्स पे एक्सपेंशन के प्रपोजल पे विचार होगा। रिजल्ट्स आज भी आने, छोटी कंपनीज हुत्तमाकी इंडिया और आर सिस्टम्स इंटरनेशनल के नंबर्स आएंगे। आज एक एफओएमसी मेंबर गवर्नर जो है लेल ब्रेनार्ड साहब, वो यूएस मॉनेटरी पॉलिसी फोरम में न्यूयॉर्क में बातचीत करने वाले हैं, तो स्ट्रीट बहुत क्लोजली उनके वर्ड्स को वॉच आउट करेगी। आज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप्स के क्वालिफायर्स की शुरुआत हो रही है, ओमान में होंगे। 2 स्लॉट्स हैं और 8 पार्टिसिपेटिंग नेशंस दरअसल कंटेस्ट करें। जो जीतेंगे वो फिर हमारे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, जिसमें आयरलैंड, नेपाल, यूएई, कनाडा, जर्मनी, फिलीपींस, बहरेन और ओमान, ये सब कंट्रीज अब क्रिकेट खेलने लगी हैं, आपको पता है। तो ये चाहती हैं कि वर्ल्ड कप का स्लॉट मिले इनको। पीएम मोदी की एक वर्चुअल समिट है आज क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये दोनों साइन करने वाले हैं, इंडिया और यूएई। अच्छा, ये हम मुंबई वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज पीएम मोदी शाम को 2 एडिशनल रेलवे लाइंस जो कि थाने और दीवा को कनेक्ट करती हैं उन्हें डेडिकेट करेंगे नेशन को। ये दीवा जंक्शन को, दीवा से कल्याण के थाने के बीच में। असल में क्या होता है, मुंबई में लोकल ट्रेन चलने लगती हैं अगर और सुबह और शाम बहुत फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। उस टाइम पे आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से आ रहे होते तो आपकी ट्रेन को रोक दिया जाता है क्योंकि पटरियां कम है। Except 2 लोकल, 2 स्लो लोकल, 2 फास्ट लोकल। उसी फास्ट लोकल की पटरी पे ये लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। जब समय मिलता है तब पास मिलता है इनको। अब 2 लाइन एक्स्ट्रा आ जाएंगी तो दूर से आने वाले भी, हम भोपाल से आने वाले धड़ 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 करके आ जाएंगे। तो ये अच्छी खबर है। ये सब खबरें हैं, नजर रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और खराब यूएस संकेतों के बीच में थोड़े दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस, बट एसजीएक्स निफ्टी इस समय लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ है, एक रिस्पाइट है। हमने शो शुरू करा था, एसजीएक्स निफ्टी की बात करी थी, आधे % का दबाव था, अब 1/4% की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के लिए बहुत अर्ली इंडिकेशंस हैं। 2 घंटे बचे हैं भारतीय बाजार खुलने में और एसजीएक्स निफ्टी का ट्रेंड कभी कभी बिल्कुल गलत पड़ जाता है। इसीलिए अब ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ रिस्पाइट होगा कि हम शायद एक फ्लैटिश ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, पर एटलीस्ट इस समय एसजीएक्स निफ्टी यही दिखा रहा है। पर वीरू ने कहा है कि भाई 17,200 के नीचे अगर हम स्लिप हुए तो फिर बिकवाली के ट्रेड्स आप इनिशिएट करिएगा इस बाजार में। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।